आज हम कक्षा 6 के विषय विज्ञान के पाठ 6 जीव जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, नाले, नदी और पहाड़। इनमें से कुछ चीज़ें प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, कुछ चीज़ें मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं। जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, और जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं उनको हम मानव निर्मित वस्तुएं या कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। इसी प्रकार हमारे आसपास बहुत से जीव पाए जाते हैं, जैसे हमारी मछली, खरगोश, हिरन, तोता, गिलहरी, मनुष्य, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी। इनमें से कुछ चीज़ें सजीव हैं, जैसे हमारी मछली, खरगोश, हिरन, तोता, गिलहरी, इंसान और पेड़ पौधे हमारे सजीव हैं। वहीं पत्थर, पहाड़, नदी और नाले ये हमारे निर्जीव हैं। जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं। ये जैविक क्रियाएं सजीवों के लक्षण कहलाती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन। अब अगर हम बात करें तो पोषण की, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पृथ्वी से यानी भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए इन पौधों को उत्पादक कहा जाता है, और इनसे बना हुआ जो भोजन होता है उसको हमारे कुछ शाकाहारी जंतु खाते हैं, जो केवल हरे पौधों को खाते हैं, जैसे हमारे बकरी, हिरन और चूहा। इनको हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं। वहीं कुछ जंतु इस प्रकार के होते हैं जो इन शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे हमारे शेर, चीता, बिल्ली आदि। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी और पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों को ही खाते हैं। इनको सर्वाहारी कहा जाता है, जैसे हमारे मनुष्य, कॉकरोच, कुत्ता, ये हमारे सर्वाहारी जंतु हैं। अगली जैविक प्रक्रिया हमारी आती है श्वसन। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, हमारे हरे पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं। वहीं हम श्वसन में पेड़ पौधे और सभी सजीव वातावरण से ऑक्सीजन सांस लेते समय अंदर ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। दिन में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया के दौरान क्या होता है, जब ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ये जल के अपघटन से ऑक्सीजन बनाते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक होती है। इसीलिए पुराने समय के बुजुर्ग कहा करते थे कि पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, जिसके कारण हमारे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घुटने का अनुभव होता है। अगली जैविक प्रक्रिया हमारी आती है उत्सर्जन। तो श्वसन तथा पोषण की क्रियाएं सभी जीवों में होती रहती हैं। तो इस क्रिया के दौरान बहुत से अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और अगला सजीवों का लक्षण है हमारा संवेदनशीलता। यदि हम छुई हुई की पत्ती को अपने हाथ से टच करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इसके बाद कुछ समय बाद छुई हुई की पत्ती इस तरह से मुरझा जाती है। तो किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को संवेदनशीलता कहा जाता है। जैसे हमारी छुई हुई लाजवंती इसका दूसरा नाम है, तथा इसके अलावा हमारा रात की रानी, ये संवेदनशील पौधे हैं। अगला सजीवों का लक्षण आता है हमारा वृद्धि। तो सभी सजीव, चाहे जंतु हों या पेड़ पौधे हों, ये वृद्धि करते हैं। जैसे कि अभी हम इस चित्र में देख रहे हैं कि अंडे से मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है, जो बड़ा होकर मुर्गी के रूप में बदल जाता है। वहीं पौधे में हम देखते हैं किसी भी बीज में एक मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर बढ़ के जड़ तथा पत्ती तना में आगे बढ़ के पौधे का निर्माण करता है। अगली
लक्षण आती है हमारी प्रजनन सजीवों का, तो प्रत्येक जीव अपने समान जीवों को जिस क्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है उसको जो है प्रजनन कहा जाता है। ये क्रिया पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं दोनों में होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जंतुओं में प्रजनन है, चिड़िया के जो है अंडे से जो है आगे जो बच्चे निकलेंगे वो आगे जाके जो है चिड़िया बनेंगे। उसी प्रकार हमारे जो जंतु होते हैं गाय या भैंस, इनसे जो बच्चे बनेंगे वो गाय या भैंस बनेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये जंतुओं में प्रजनन की क्रिया हुई। हर एक जीव का जो है निश्चित जीवन काल होता है। निश्चित जीवन काल की आयु के बाद उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा सिकोया वृक्ष है, ये इस पौधे का जीवन काल सबसे अधिक होता है, लगभग 3000 से 4000 वर्ष। वही हमारा बरगद जो है 150 से 300 वर्ष तक जीता है। वहीं मनुष्य हमारा 60 से 70 वर्ष तक जीता है। वहीं हाथी भी जो है 70 से 90 वर्ष तक जो है जीता है। वहीं गेहूं की उम्र जो है 5 माह होती है। वहीं हमारा कछुआ 120 से 150 साल तक जो है जीवित रहता है। वहीं बरगद जो है 100 से 200 साल तक रहता है। बंदर जो है 20 से 25 साल। कुत्ता जो है हमारा 16 से 18 वर्ष तक जीवित रहता है। पेड़ पौधे जो है जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। वहीं सजीवों में वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अब अगर हम देखें तो सजीव और निर्जीवों में क्या लक्षण होते हैं, तो हम देखते हैं कि सजीवों में इनमें पोषण की क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होती है। वहीं सजीव जो है शोषण करते हैं, निर्जीव शोषण नहीं करते हैं। वहीं सजीवों में वृद्धि होती है, वहीं निर्जीवों में कोई वृद्धि नहीं होती है। वहीं सजीवों में जो है उत्सर्जन की क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में उत्सर्जन की क्रिया का अभाव होता है। और सजीव जो उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि निर्जीव उद्दीपन के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। इनमें प्रजनन की क्रिया होती है, वहीं इनमें प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं, जिस प्रकार हमारा मकान जो है ईंटों से बना हुआ होता है, उसी प्रकार हमारा जो है शरीर भी जो है छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बना होता है, जिनको जो है कोशिका कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका जो है हमारे शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु की कोशिकाएँ होती हैं। यदि हम जो है सजीवों का वर्गीकरण देखें तो हमारे सजीव में पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। तो अगर हम जंतुओं के वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये संरचना के आधार पे हमारे 2 तरह के होते हैं, एक कोशिक बहुकोशिक। और वहीं मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे ये कशेरुकी, प्रजनन विधि के आधार पे अंडयुज और जरायुज। वहीं वासस्थान के आधार पे जलीय जंतु, वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु, वृक्षाश्रयी जंतु तथा उभयचर जंतु आते हैं। वहीं पौधों के वर्गीकरण की बात करें तो इनका वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है, जैसे पुष्प के आधार पर पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे तथा आकार के आधार पर शाक झाड़ी वृक्ष तथा आयु के आधार पर हमारे 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय पौधे पाए जाते हैं। अब इनके वर्गीकरण को हम जो है डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा होता है जंतुओं का वर्गीकरण। ये जो होता है हमारी संरचना के आधार पर होता है। तो कई जीव ऐसे होते हैं जिनका निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, उनको जो है एक कोशिक जंतु कहा जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। वही हमारे ये जंतु एक कोशिकीय जंतु बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, इनको देखने के लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको जो है हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसके द्वारा ही हम इनको देख सकते हैं। वहीं हमारे जितने भी दिखने वाले जीव जंतु हैं, ये हमारे जो हैं बहुकोशिक जंतु होते हैं, जैसे कि हमारा मेंढक है, गुलाब का फूल है, या जो है हमारा मेंढक हुआ, मछली हुआ, ये हमारे जो है बहुकोशिक जंतु होते हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि इसके उदाहरण हैं। अगला वर्गीकरण हमारा होता है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे। तो इसके आधार पे जो है हमारे अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतु पाए जाते हैं। अकशेरुकी जंतु वो होते हैं जिनमें हमारे मेरुदंड उपस्थित नहीं होता है। जैसे इसमें बहुत से कीड़े मकोड़े हमारे हैं, सीप है, केंचुआ है, और ये आदि सभी जीव जो है हमारे जो है अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। वहीं कशेरुकी जंतु वो कहलाते हैं जिनमें हमारी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसे हमारी मछली, मेंढक, छिपकली और हमारे पक्षी, कछुआ, उभयचर और चूहा आदि, ये सभी जंतु हमारे जो हैं कशेरुकी जंतु जो है कहलाते हैं। वही अगला वर्गीकरण हमारा होता है प्रजनन विधि के आधार पे। तो प्रजनन विधि के आधार पे हमारे जीव जंतु जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के ऐसे जंतु होते हैं जो अंडों से बच्चों का जन्म देते हैं, इनको अंडयुज कहा जाता है। जैसे हमारी मछली, मेंढक, छिपकली, सांप, तितलियाँ,
कीड़े मकोड़े, ये सभी हमारे जो है अंडीज जंतु कहलाते हैं। वहीं हमारे जो हैं कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हमारा मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय और घोड़ा, इन सभी जंतुओं को जो है जरायु जंतु कहा जाता है। वहीं अगला वर्गीकरण हमारा जो है वास स्थान के आधार पे जो है वर्गीकरण है। इसके आधार पे हमारे जंतु जो है निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे जलीय जंतु। ऐसे जंतु जिनका जीवन जो है जल में ही बीतता है, उन्हें जो है जलीय जंतु जो है कहा जाता है। वहीं दूसरे प्रकार के जंतु हमारे वायवीय जंतु होते हैं। इनका अधिकतर समय जो है वायु में कटता है, इसमें हमारे सभी प्रकार के पक्षी जो है आते हैं। वहीं स्थलीय जंतु वो जंतु होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, वहीं अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इनको स्थलीय जीव कहा जाता है। जैसे हमारे घोड़ा, गाय, भैंस, शेर, चीता, ये सभी हमारे स्थलीय जीव होते हैं। वहीं कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनका अधिकतर समय जो है वृक्षों पर बीतता है, उनको वृक्षाश्रयी जंतु कहा जाता है, जैसे हमारे बंदर, गिलहरी आदि। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो जल तथा स्थल दोनों पे रह सकते हैं, इनको जो है उभयचर जंतु कहा जाता है। इसमें हमारे जो है मेंढक, केकड़ा और जो है कछुआ आदि जीव आते हैं। वहीं अगर हम देखें तो हमारे वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस, इनको जो है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। वहीं हमारे वैज्ञानिक हैं थियोप्रेस्टस, इनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं हमारे अरस्तु हैं, इनको जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अगर हम जो है पौधों का वर्गीकरण करें तो पुष्प के आधार पर हमारे पौधे दो प्रकार के होते हैं, पुष्पी पौधे तथा अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें जो है पुष्प आते हैं, जैसे हमारा सरसों, गुलाब, कमल का फूल, डहलिया आदि, ये जो हमारे पुष्पी पादप कहलाते हैं। वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जीवन की किसी भी काल में जो है पुष्प नहीं आते हैं, उनको अपुष्पी पौधे कहा जाता है, जिनमें हमारे विभिन्न प्रकार के जो है शैवाल, विभिन्न प्रकार के मॉस, एल्गी और हाइड्रिला, फर्न आदि पौधे जो है ये हमारे अपुष्पी पादप कहलाते हैं। वहीं अगला वर्गीकरण हमारा जो होता है वो आकार के आधार पर जो है पौधों का वर्गीकरण होता है। ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 1 मीटर या 1 मीटर से कम होती है वो हमारे शाक कहलाते हैं। इसमें हमारे चना आदि जो है आ जाते हैं, चना, पालक, मेथी आदि जो है हमारे शाक कहलाते हैं। वहीं झाड़ियाँ ऐसे पौधों को कहा जाता है जिनकी लंबाई 1 मीटर से अधिक तथा 3 मीटर से कम होती है। इसमें हमारे गुलाब, करौंदा आदि जो इसके उदाहरण हैं। वहीं ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई जो है 3 मीटर से अधिक होती है उनको वृक्ष कहा जाता है, जैसे हमारा यूकेलिप्टस, नीम, आम आदि। अगला वर्गीकरण हमारा पौधों का है आयु के आधार पे। तो आयु के आधार पे हमारे पौधे 3 तरह के होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय। 1 वर्षीय पौधे वो होते हैं जिनमें 1 वर्ष के दौरान ही पुष्पन, फलन आदि की क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे हमारा धान का पेड़, मक्का, ज्वार, गेहूं का पेड़, ये सभी जो पौधे हमारे वो 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। वहीं द्विवर्षीय पौधे उनको कहा जाता है जिनमें पहले में जो है जड़ तना का विकास होता है, अगले वर्ष में जो है इनमें फल आते हैं, जिससे कि हमारा केला का पेड़, और ये पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगले प्रकार के हमारे आते हैं बहुवर्षीय पौधे, ये जो है कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे हमारा गुलाब, आम, कटहल आदि। अब अगर हम देखें तो पौधों का जो हम वर्गीकरण करें तो ये पौधों की संरचना अगर हम देखें तो पौधों के जो भाग होते हैं, तो पौधे का कुछ भाग जो ज़मीन के नीचे रहता है, कुछ भाग जो ज़मीन के ऊपर रहता है। पौधों का जो भाग ज़मीन के ऊपर रहता है वो प्ररोध तंत्र कहलाता है, और जो भाग ज़मीन के नीचे रहता है वो जड़ तंत्र कहलाता है। और जड़ में जो है हमारे जड़ आती है जड़ तंत्र में, और प्ररोध तंत्र में तना, पत्ती, फल, फूल आदि आते हैं। अब अगर हम देखें जड़ों के प्रकार, तो पौधों में मुख्यतः 2 प्रकार की जड़ पाई जाती हैं। एक प्रकार की जड़ जो है मूसला जड़ तथा दूसरे प्रकार की जड़ जो है अपस्थानिक जड़ कहलाती है। पहले प्रकार की जो जड़ होती है इसमें जो एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसको जो है प्राथमिक जड़ कहा जाता है। उन जड़ों से जो जड़ें निकलती हैं उनको द्वितीयक जड़ कहा जाता है, तथा द्वितीयक जड़ों से जो जड़ें निकलती हैं उनको तृतीयक जड़ें कहा जाता है। और इन पर जो रेशे जैसी संरचना होती है उसको जो है मूल रोम कहा जाता है।
अगले प्रकार की जड़ हमारी अपस्थानिक जड़ है। इनमें कोई भी मुख्य मोटी जड़ नहीं पाई जाती है, ये गुच्छे के रूप में पाई जाती है, इसलिए इनको अपस्थानिक जड़, झकड़ा जड़ या जो है रेशेदार जड़ जो है कहा जाता है। अब हम पौधे के दूसरे भाग को देखें, तना। तो हमारे पौधों में जो है ज़मीन से ऊपर पाए जाने वाला तना होता है, ये पौधे को जो है सीधा रखने का काम करता है, तथा तना ही पौधों को भूमि से जो है जल तथा खनिज लवण पहुंचाता है, तथा पत्तियों से बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इस तने पे जो हमारी पत्ती पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिनको पर्व संधि कहा जाता है। दो पर्व संधियों के बीच के हिस्से को जो है पर्व कहा जाता है। वहीं तीसरी संरचना देखें अगर पत्ती की, तो तने से निकला हुआ भाग होता है पत्ती, तने और पत्ती के बीच का जो भाग होता है उसको पर्णवृंत कहा जाता है, जो कि कक्षस्थ कलिका से निकला हुआ होता है, और जिससे ये तने से जुड़ा होता है उसे जो है पर्णाधार कहा जाता है। पत्ती के चौड़े भाग को जो है पर्णफलक कहा जाता है, और तथा अग्र सिरे को जो है पर्णाग्र जो है कहा जाता है। वहीं अगर हम जो है पुष्प की बात करें, तो हमारे पुष्प में जो है बाह्यदल, दल, स्त्री केसर और पुंकेसर और अंडाशय आदि भाग जो है पुष्प में पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें भोजन संग्रह के लिए जो हमारी जड़ों का रूपांतरण है, तो एक प्रकार की जड़ जो शुरुआत में पतली हो, बीच में मोटी हो और लास्ट में भी जो है हमारी पतली होती है, इस संरचना को जो है तर्की रूप कहा जाता है। इस प्रकार की जड़ जो है मूली में पाई जाती है। वहीं ऐसी जड़ जो बीच में अधिक मोटी होती है, कुंभ के समान होती है, वो कुंभी रूप कहलाती है। इनमें जो है भोजन का संग्रह होता है, इसको जो है सलजम कहा जाता है। सलजम में ये जड़ें पाई जाती हैं। वहीं ऐसी जड़ें जो ऊपर की ओर मोटी तथा फिर पतली होती चली जाती हैं और इनमें भोजन का संग्रह होता है, इनको जो है गाजर कहा जाता है। इस रूप को जो है शंकु रूप कहा जाता है। इसी प्रकार हमारी जो है डहेलिया में जो है पुलकित जड़ें पाई जाती हैं। वहीं शकरकंद में हमारी जो है कंदिल जड़ें पाई जाती हैं। अगला है हमारा भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण। तो भोजन तना भी जो है भोजन को विभिन्न रूपों में जो है संरक्षित रखता है। जैसे हमारा आलू, इसमें कक्षस्थ कलिका भी पाई जाती है और आलू का जो है कंद पाया जाता है, और जहाँ से ये पौधा निकलता है तो इसको स्तंभ कंद कहते हैं। वहीं हमारा अदरक जो है प्रकंद के रूप में पाई जाती है। वहीं अरबी या घुइया हमारी जो है खन कंद के रूप में पाई जाती है। वहीं अगर हम देखें तो तनों को सहारा देने वाली जो है कुछ जड़ें भी होती हैं, जैसे कि हमारा बरगद है, मक्का है और केवड़ा की जड़ होती है। ये जड़ें जो है गन्ना आदि में ये जड़ें पाई जाती हैं। ये गुच्छे के रूप में होती हैं तथा ज़मीन से मिलकर तने को जो है सहारा देने का कार्य करती हैं। वहीं तने को सहारा देने वाली जो जड़ें हैं तो ये हो गई। फिर हमारा होता है आरोहण के लिए रूपांतरण होता है तनों में। हमारी मक्की, मटर, लौकी, कद्दू आदि के पौधों के तने बहुत कमज़ोर होते हैं, इनके फल भारी होते हैं। इस कारण तने में जो है आरोहण के लिए रूपांतरण होता है। इसको जो है आरोहण के लिए रूपांतरण कहा जाता है। तो ये था हमारा पाठ 6 जीव जगत। अब इसके क्वेश्चंस हैं। हम अपने आसपास किन चीज़ों को देखते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे आसपास सजीव हैं, कौन सी निर्जीव हैं, कौन सी वस्तुएं हमारी प्राकृतिक हैं, कौन सी हमारी जो हैं अप्राकृतिक हैं, और जैविक सजीवों में कौन सी क्रियाएं होती हैं, सजीवों के लक्षण कौन से होते हैं, क्या सजीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन आदि क्रियाएं होती हैं। पोषण किसे कहा जाता है, उत्पादक किसे कहा जाता है, प्रथम वर्ग के जो है उपभोक्ता किसे कहा जाता है, द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता किसे कहा जाता है, तृतीय प्रकार के उपभोक्ता किसे कहा जाता है, पोषण की क्रिया क्या होती है, शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं, मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं, सर्वाहारी जंतु किन्हें कहा जाता है, श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है, श्वसन की क्रिया में क्या सभी सजीव जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, क्या ये सजीवों के लिए आवश्यक है, इसके लिए इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। संवेदनशीलता क्या होती है, क्या किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को जो है संवेदनशीलता कहा जाता है। 2 ऐसे पौधों के नाम बताइए जो अति संवेदनशील हैं। क्या छुई मुई और रात की रानी संवेदनशील
को प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि क्या होती है? क्या वृद्धि सभी सजीवों में होती है? क्या वृद्धि निर्जीवों में नहीं होती है? जंतुओं में वृद्धि का क्या उदाहरण है? पौधों में वृद्धि का क्या उदाहरण है? अगली, प्रजनन क्रिया क्या होती है? क्या इस क्रिया के द्वारा ही जीव अपने समान जो है जीव को पैदा करता है? क्या प्रजनन क्रिया जो है पौधों तथा जंतुओं दोनों में ही होती है? जीवन काल क्या होता है? निश्चित वृद्धि करने के पश्चात जीव की जो है मृत्यु कब कब होती है? क्या सबसे अधिक लंबे जीवन काल वाला पौधा कौन सा होता है? सबसे कम जीवन काल वाला पौधा या जंतु कौन सा होता है? कछुए का जीवन काल कितना होता है? बरगद का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य का जीवन काल कितना होता है? हाथी का जीवन काल कितना होता है? सजीव तथा निर्जीवों के बीच में क्या अंतर होता है? क्या सजीवों में पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, उद्दीपन और प्रजनन की प्रतिक्रियाएँ होती हैं? क्या निर्जीवों में ये प्रक्रियाएँ नहीं होती हैं? कोशिका क्या होती है और कोशिका का हमारे शरीर में क्या महत्व है? सजीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? सजीवों का वर्गीकरण करने वाले वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? और संरचना के आधार पर जो है जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं तथा मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? प्रजनन विधि के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? वास स्थान के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पुष्पों का वर्गीकरण क्या होता है? पुष्पों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? पुष्पी पौधे कौन से होते हैं? अपुष्पी पौधे कौन से होते हैं? पुष्पी पौधों के उदाहरण कौन से हैं? अपुष्पी पौधों के उदाहरण कौन से हैं? आयु के आधार पर हमारे पौधे कितने प्रकार के होते हैं? साप किसे कहा जाता है? साप की ऊंचाई कितनी होती है? झाड़ी किसे कहा जाता है? झाड़ी की ऊंचाई कितनी होती है? वृक्ष किसे कहा जाता है? वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? आयु के आधार पर हमारे जो है पौधे कितने प्रकार के होते हैं? क्या आयु के आधार पर हमारे 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय पौधे पाए जाते हैं? 2 वर्षीय पौधे कम क्यों पाए जाते हैं? ऊंचाई के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? जड़ हमारे पौधे के कितने भाग होते हैं? जड़ तंत्र में कौन से हिस्से आते हैं? प्ररोह तंत्र में कौन से हिस्से आते हैं? और जड़ कितने प्रकार की होती हैं? मूसला जड़ किसे कहा जाता है? प्राथमिक जड़ें किन्हें कहते हैं? द्वितीयक जड़ें किन्हें कहते हैं? तृतीयक जड़ें किन्हें कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें किसे कहा जाता है? तना क्या होता है? क्या तने में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है? क्या तने में पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं? क्या तने पर ही पत्ती लगती हैं? पत्ती क्या कक्षस्थ कलिका के माध्यम से तने से जुड़ती है? पत्ती के अगले सिरे को क्या कहा जाता है? पर्णफलक क्या होता है? पर्णाधार क्या होता है? पर्णवृंत किसे कहा जाता है? पुष्प क्या होता है? पुष्प के कितने भाग होते हैं? वाह्यदल किसे कहते हैं? दलपुंज किसे कहा जाता है? वर्तिका किसे कहा जाता है? वर्तिकाग्र क्या होता है? भोजन संग्रह के लिए जड़ का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तर्क रूप की जड़ कौन सी होती है? कुंभी रूप किसे कहा जाता है? किस पौधे में पाई जाती हैं? तथा गाजर क्या शंकु रूप की जड़ है? क्या डहेलिया में पुलकित जड़ें पाई जाती हैं? क्या शकरकंद में जो है कंदिल जड़ें पाई जाती हैं? क्या भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण होता है? आलू जड़ है या तना है? आलू का कंद क्या होता है? आलू में क्या स्तंभ कंद पाया जाता है? क्या अदरक में जो है प्रकंद पाया जाता है? क्या अरबी या घुइया में जो है घनकंद पाया जाता है? क्या ये तनों को सहारा देने वाली जड़ें भी होती हैं? ये जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? क्या ये जड़ें जो है बरगद, केवड़ा और जो है मक्का में पाई जाती हैं? आरोहण के लिए तनों में जो है रूपांतरण क्यों होता है? इनमें जो है कौन सी चीज़ें जो है आरोहण के लिए जो है सहायता करती हैं? तो ये था हमारा पार्ट 6 का जीव जगत के प्रश्नोत्तर। ये प्रोसेसिंग मेथड से तैयार चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को कोई भी चीज़ किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आएगी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।